जय हिंद मित्रों। आज मैं दिव्या उपन्यास की आगे की कड़ी लेकर आप सभी के समक्ष हाजिर हूँ। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस के क्लासेस में आचार्य प्रवर्धन तक देख लिया था, क्या क्या घटनाएं हुई थी और किस प्रकार आचार्य प्रवर्धन को आपने देखा था कि सहस्त्र दिनों का निष्कासन मिला था। किसमें, किस लिए मिला था? क्योंकि न्याय, उन्होंने दासपुत्र को दासत्व का बोध करवाया था, तो इस वजह से उनको एक न्याय हेतु सहस्त्र दिनों का निष्कासन धर्मदेव शर्मा द्वारा मिला गया था। और जाते जाते वो बहुत दुखी होकर, है ना, वो छोड़ के गए और उनके मित्र वहां तक उनको छोड़ने गए। और कुछ सागल नगरी की भयावह स्थिति थी जिसमें सभी तैयारी कर रहे थे युद्धरत होने के लिए। प्रतिसेन तैयार हो चुके थे आगे केंद्र से आक्रमण के लिए। और एक स्थिति थी, बहुत ही भयावह स्थिति थी वहां की सागल नगरी की उस समय। और आपने देखा कि उस सागल नगरी में अभी ये जो स्थिति हो रही है, ये जो आगे का है, ये आत्मसमर्पण का है। मतलब आपको इससे एक बार लगेगा कि आत्मसमर्पण नाम क्यों रखा गया इसका, है ना। एक बार सोचने वाली बात है कि आत्मसमर्पण क्यों नाम रखा गया होगा। तो आपको यहाँ से देखना है ये दिव्या उपन्यास का। अब बेसिकली दिव्या का संघर्ष यहाँ से शुरुआत हो रहा है ना, कि कैसे इनको आत्मसमर्पण करके नाम रखा गया और इसमें होता क्या क्या है घटनाएं। देखिए यहाँ पे आत्मसमर्पण का मतलब ये है कि जब सब कुछ, यानी उधर उपन्यास में आपने देखा एक नया मोड़ है कि रुद्रदीप जो कि छोड़ के चले जाते हैं और ये तैयार हो चुके होते हैं कि युद्ध होगा, तो पृथ्वीसेन सागल नगरी को सुरक्षा देंगे अपनी तरफ से जितना हो सकेगा। सभी युद्ध की स्थितियों में तैयार है जाने के लिए, है ना। तिलक वगैरह लगा के तैयार कर दिया गया है। दिव्या यहाँ पे अकेली है और दिव्या को सब इन चीजों के बारे में पता चलता तो दिव्या की हालत क्या होती है, क्योंकि वो इससे पहले नहीं सुनी होती है कि फिर युद्ध की भयावह स्थिति क्या होती। ऐसी स्थितियों का तो वहां का वर्णन या उनके जहन में बसा होता जिन्होंने इसके पहले युद्ध में देखा होता कि कितनी त्राहिमाम की स्थिति होती है। जैसे धर्मस्थ देव शर्मा थे, है ना, या गणपति मित्रोदस थे, या वहां के वृद्ध प्रेस्त थे। इन लोगों को पता था कि एक युद्ध होता है तो कितनी स्थितियां विकराल होती हैं। पर दिव्या वगैरह तो सिर्फ सुनी थी उन चीजों को। फिलहाल दिव्या को यहाँ लग रहा था कि मेरे साथ ही अन्याय क्यों हो रहा है। एक ऐसे वक्त पे मैं कैसे, मतलब कि पृथ्वीसेन बिल्कुल लड़ने जा रहे हैं और अभी मेरी शादी भी नहीं, विवाह भी नहीं हुआ, और फिर मैं कैसे मतलब वो चीजें करूंगी। तो यहाँ पे देखिए आत्मसमर्पण में होता क्या है। आत्मसमर्पण में जो वृद्ध गणपति महासेनापति मित्रोदस होते हैं, तो मित्रोदस आपने देखना है कि परिस्थिति की गुरुता अनुभव कर केंद्रस के आक्रमण का प्रतिरोध करने के लिए बुद्ध परिकर हुए गढ़कोष और गढ़ सामग्री के आयोजन की व्यवस्था का कार्य उन्होंने किनको दे दिया? महाश्रेष्ठी प्रेस्त को सौंप दिया। यानी इन्होंने क्या किया कि अब युद्ध का यहाँ पे कौन देखेगा, कौन युद्ध के लिए वहां पे लड़ने जाएगा, ये सारी तैयारियों की बात हुई। तो ये हुआ कि जो गढ़कोष का है ना, गढ़कोष और भी चीजों का जो आयोजन है उसकी व्यवस्था पृथ्वीसेन के पिता महाश्रेष्ठी प्रेस्त को दे दिया गया। और जो सैन्य संधान की समस्या थी या जो भी आयोजन वगैरह करना था वो महासामंत यवन आक्रोशित करके औक्रिस करके है उनको दे दिया गया। और नवशिक्षित सैन्य लेकर, जो नौसैनिक सैन्य, जो भी शिक्षित सैन्य लेके वो तविसा तटवर्ती दुरूह पर्वत उपत्यकाओं में शत्रु से लोहा लेने के लिए उन्होंने पृथ्वीसेन को नियुक्त किया। और स्वयं प्रत्येक कार्य का ब्यौरा से निरीक्षण और निर्देशन, मतलब एक तैयारी होती ना कि कौन कौन सा कमांड संभालेगा, कौन किस एरिया को देखेगा, है ना, क्योंकि सामने से दुश्मन मार कर एक स्ट्रेटजिक वो होता है चैलेंज की आप कैसे उससे पार पाए। तो ये पूरी तैयारी वहां पे चलती है। अब इसमें है कि गणपति का वार्धक्य से शिथिल जर्जर शरीर असम पथों पर वेगवान रथ की झकोली सहने में असमर्थ था, क्योंकि वो चाहे मित्रोदस हो, महाश्रेष्ठी थे, है ना, इन लोगों की ऐसी स्थिति थी कि ये पहले जैसी स्थिति अब नहीं रही है। इनका शरीर एक हिसाब से कहेंगे तो एक जर्जर स्थिति नहीं तो वृद्धापन वाली स्थिति, तो वो उतना ये लोग झकोले नहीं सह सकते थे। वे प्रातः मध्याह्न संध्या किसी भी समय अगर देखे तो पृथ्वीसेन अपने चपल श्वेत अश्व की ग्रीवा वागुरा से दोहरी की विधियों में बाढ़ के समान द्रुत गति से निकल जाता। वह सूर्योदय में भी अपनी अश्वरोही और पदाति सेनाओं का व्यूह रचना और आक्रमण की रात जंगलों तथा आपगा नदी के कछारों पे पड़ा रहता। यानी आपको देखना है कि यहाँ पे तैयारी इस रूप में हुई थी कि पृथ्वीसेन जो थे, पृथ्वीसेन पूर्ण रूप में तैयार हो चुके थे कि किस प्रकार हमको इन चीजों को करना है।
है ना, पूरी तरीके से वो तैयारी से थे और बता जा रहा है कि किस प्रकार वो तैयारी कर रहे हैं, यानी वो व्यस्तता उनकी है कि कैसे में चक्रव्यूह रचना है, कैसे युद्ध करना, वो पूरी तरह अपनी तैयारी में व्यस्त है। यहाँ आप देखिए कि तात धर्मस्थ, आर्य प्रबुद्ध शर्मा और धृति शर्मा से आदर पाकर पंडित विश्व शर्मा, विनय शर्मा आदि की मौन विरोध भावना के कारण वो अपनी जो सम्मुख मतलब जो दिव्या के साथ उनका था कि दिव्या के साथ उनको ये था कि वैवाहिक संबंध स्थापित करना था, लेकिन वो किसी से कह नहीं पाए। इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने देखा कि तात धर्मस्थ जो थे और प्रबुद्ध शर्मा के बारे में भी हमने बताया था, इनके पितृव्य थे दिव्या के, है ना, अपनी भात्रजा जो थी दिव्या, तो कहीं ना कहीं अपनी भात्रजा का वो बहुत समर्थन देते थे और धर्मस्थ तो दे ही रहे हैं, है ना, धर्मस्थ भी इनकी तरफ है। और आप देखिए धृति शर्मा, लेकिन यहाँ पे आपने देखा था कि विष्णु शर्मा के बारे में पढ़ा जाए, उनके महापितृव्य करके थे, दिव्या के महापितृव्य करके हैं विष्णु शर्मा। तो विष्णु शर्मा की ये देखी कि अपने प्रति अभी वो उदासी नहीं, तो इनको फिर लगा कि अभी ये जो बात करनी है ये करने का सही समय नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, एक बार अगर मैं इन लोगों को सागल नगरी को बचा लेता हूँ तो सागल नगरी तो कुछ मुझे सम्मान का भी पात्र बना देगी। अभी मैं तो धनाढ्य हूँ पर मैं न्याय से वंचित हूँ, तो मान लीजिए कि रुद्रधीर को दिया गया तो कम से कम ये हुआ कि मुझे न्याय तो मिला। अभी मुझे ये पूरी नगरी से सम्मान चाहिए, क्योंकि इन्हें भी पता था इनके पिता के पास सब कुछ था, लेकिन सागल नगरी इनके पिता को सम्मान देने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि किस कुल से आते थे, निम्न कुल से आते थे और वो मानसिकता आप नहीं सभी की बदल सकते, तो ये सारी समस्याएं थी। तो इन्होंने ऐसी स्थिति को देखा तो शांत रहे, बोले कि इसी में भलाई है कि अभी मैं शांत रहूं। और पृथुसेन कभी कार्यभार से अवसर पाने पर, अब वो इतने व्यस्त थे उस समय कि कभी-कभी जब उनको लगता था कि काम से थोड़ा छुट्टी मिल रहा है कि दिव्या से मिल पाऊं कि नहीं मिल पाऊं, पर उनकी व्यस्तता की वजह से दिव्या इंतजार करती रहती, पर वो मिल नहीं पाते, है ना। और कभी-कभी उनकी जो वृद्ध दासी वापा थी, तो वापा द्वारा कहला देते, दिव्या को संदेश भेज देते। वे मल्लिका या वसुमित्रा की पुष्करणी के उपवन में अथवा प्रेस्त के प्रसाद में कुछ समय के लिए एकांत पाते। दिव्या उद्रेक के अतिरिक्त से पृथुसेन के मतलब कभी कभी वो दिव्या से उस स्थिति में मिल पाते थे, क्योंकि यही था ना कि इतना बड़ा आक्रमण होने वाला है और सामने से इतनी तैयारी करनी है, तो उतना समय ही नहीं मिलता था कि वो मिल पाए। और दिव्या उन बातों को नहीं समझती, दिव्या को ये लगा कि मतलब ये सारी चीजें तो मेरे ही साथ गलत हो रही हैं। और दिव्या जो थी अब वो मिलने का बराबर प्रयास करती थी, लेकिन पृथुसेन अपनी युद्ध में जो पूरी तैयारी करनी थी, युद्ध के लिए रणनीति कैसे बनानी थी, है ना, तो युद्ध की रणनीति में वो पूर्ण रूप से आप कहेंगे कि तन मन से जुटे पड़े थे। और दिव्या यहाँ शोकाकुल स्थिति में है, हमेशा इंतजार कर रही है, नहीं मिल रही है। और आपने देखा कि पृथुसेन की एक दासी करके है वापा, ये मदद भी करती हैं, लेकिन क्योंकि पृथुसेन इतने ज्यादा व्यस्त हैं कि वो मिल नहीं पाती। दिव्या के दिन अब क्या है, दिव्या के दिन अब अवसाद में बीते जा रहे हैं कि ये सब कब खत्म होगा, है ना, और कब खत्म होगा, कब उनकी आगे की इच्छाएं पूर्ति होंगी। दिव्या अपनी धाता छाया की माँ अम्मा को पुकारती है। देखिए हमने बताया था कि दिव्या की एक सखी थी, सखी का नाम क्या था, इनकी सखी का नाम था छाया, है ना। देखिएगा छाया को बहुत बड़ा कष्ट मिलेगा अभी। तो दिव्या सखी छाया, छाया की जो माँ थी, शुरू से आपने देखा कि दिव्या के माता पिता नहीं रह गए थे, आपने प्रारंभिक उसमें ही पढ़ा कि कोई ऐसी बीमारी हो गई थी, कुछ समय दिव्या के माता पिता नहीं रह गए, तो माँ की भूमिका में छाया की माँ थी, एक हिसाब से दासी भी थी और दिव्या इनको माँ की उसमें मानती थी। हालांकि ये थी माँ किसकी, छाया की, छाया इनकी क्या हो गई, सखी हो गई। तो दिव्या इनको क्या कह के पुकारती थी, अम्मा कह के पुकारती थी, एक इन्हीं का आसरा था इनके लिए। तो दिव्या अपनी धाता छाया की माँ को अम्मा पुकारती थी। सहसों में दिव्या की क्रीड़ा सखी और समवयस्क होने के अतिरिक्त छाया, जो छाया थी, छाया का या ममता का अधिकार अपरिमित था। दिव्या से प्रयोजन निष्प्रयोजन निरंतर भर्त्सना सुनकर भी छाया के लिए उससे कठोरता की संभावना नहीं थी। दिव्या की क्षुब्ध होने पर छाया अपेक्षित और निरादरित होकर भी दिव्या के पार्श्व में बनी रहती। दिव्या के लिए अगर देखा जाए तो दिव्या के लिए भी छाया के अतिरिक्त दूसरा कोई सहारा नहीं था। इस समवयस्क का आत्मीय दासी सेवा उसी प्रकार निसंकोच थी जैसे कोई अपने नित्य व्यवहार के वस्त्रों से होता है। तो छाया का जो छाया के साथ दिव्या का एक मतलब प्रेम आप कह सकते हैं कि दोनों के एक समवयस्का होने की वजह से, या उनकी माँ खुद की एक अम्मा पुकार रही
है ना, वो सखी के रूप में भी आ रही हैं। और जो दुख सुख है दिव्या को वो किससे बांट सकती थी पूरा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ वो छाया से बांट सकती थी, माँ से बांट सकती थी। तो पूरा बताएगी कि दिन भर वो दिव्या जो होती थी पर्यंक पर लेटी रहती थी, बस इंतजार के उसमें हमेशा लेटी रहती थी, बहुत विक्षुब्ध स्थिति में थी। उसके समीप छाया बैठ के उनका हमेशा देखभाल करती थी। और यहाँ तक बीच बीच में माँ जो है उनकी, जो छाया की माँ है वो भी देखती रहती थी। पितृव्य जो थी, पितृव्य जो थी इनके, पितृव्य में आपने देखा था एक प्रबुद्ध शर्मा थे जो कि अपनी भात्रजा को बहुत मानते थे, है ना। इन्हीं की पत्नी थी आर्य तारा करके कहा जाता है इनको, आर्य तारा। ये आर्य तारा ने दिव्या को स्नेह से अंक में तब लिया जब उन्होंने क्या कहा कि विवाह में मैं विलंब नहीं चाहती, मैं ये चाहती हूँ कि आर्य के युद्ध पर जाने से पूर्व मेरा विवाह उनसे हो जाए। और इन्होंने निसंकोच इन बातों को कह दिया। तो जो पितृव्य प्रबुद्ध की पत्नी जो आर्य तारा थी, इन्होंने दिव्या को समझाया, अंक में लेकर उपदेश दिया कि वश से अधीरता उचित नहीं, तात तुम्हारे प्रति स्नेह के कारण तुम्हारी इच्छा का तिरस्कार तो नहीं करेंगे, परंतु ये कौन सा समय चल रहा है, ये संक्रमण काल का समय चल रहा है। और ऐसे में तो नहीं है कि सागल नगरी क्या होगी, हर्ष उल्लास में खो सकती है। तो ये ऐसी स्थिति नहीं है, आपको व्याकुलता या अधीरता खोने की आवश्यकता नहीं है। समय पे जब पृथुसेन वापस आएंगे तो सागल नगरी खुद ही उनका एक प्रकार से स्वागत करेगी। तब तक आपको क्या करना होगा, उनका इंतजार करना होगा, ऐसा आर्य तारा जो है वो समझाती है। केंद्र लगातार सागल की तरफ बढ़ता जा रहा है और लगातार ये सुनाई दे रहा है कि तीसरा दिन, चौथा दिन, क्या क्या चीजें हो रही है बाहर। और दिव्या ने सुना चौथे दिवस मध्यरात्रि के पश्चात पृथुसेन सेना लेकर समर प्रस्थान करेगा। फिर आगे आपने देखा कि जो छाया थी, छाया के एक वहीं पे मतलब प्रणयी, आप कहेंगे कि जो छाया को प्रेम करने वाले थे बाहुल करके, इनके बारे में अगर बाहुल को देखा जाए तो ये भी वहां पे मतलब कि युद्ध के लिए निकल चुके थे, अपने को ये भी समर्पित कर चुके थे। तो कहीं ना कहीं छाया भी इनके लिए भी मनोवयस्क की स्थिति में आप देखिए अनमयस्कता भाव से रहती थी, दुखी रहती थी क्योंकि ये भी युद्ध पे गए हैं, यहाँ प्रतिशेन भी गए। तो दिव्या का हाल छाया अच्छे से समझ सकती थी। दोनों के यहाँ भी वैसे ही हाल थे, छाया भी विरह से बहुत ज्यादा पीड़ित थी और साथ ही साथ ये भी दोनों पीड़ित थी। अब दोनों ऐसी पीड़ित अवस्था में अत्यंत विक्षिप्त थी। एक और प्रतीक्षा का क्षण उन लोगों को युग के समान लग रहा था। ऊपर से आप देख रहे हैं कि लगातार जो समाचार आ रहे हैं, समाचार भी उस रूप में नहीं था। लेकिन बाद में आपने देखा कि कुछ दिन बीतते गए, फिर ये हुआ कि महाश्रेष्ठी प्रेस्त ने समर में पुत्र के मंगल और मद्र सेना की विजय कामना के उद्देश्य से एक प्रजापति के देवस्थान पर महायज्ञ का आयोजन किया। और जैसे ही इन्होंने महायज्ञ का आयोजन वगैरह किया अपने पुत्र जो थे पृथुसेन के लिए, महाप्रेस्त ने पृथुसेन की सुरक्षा के लिए, ऐसे ही आप देखते हैं कि छाया जो है बाहुल के लिए, छाया बाहुल के लिए कोई ताबीज वगैरह लेके आती, उनकी सुरक्षा कैसे हो, ऐसे ही तो दिव्या से वो बताती हैं। तो दिव्या भी कहती है कि मुझे भी क्या करना है, पृथुसेन के लिए ऐसा कुछ मतलब सुरक्षात्मक कोई कवच वगैरह हो तो आप उनके लिए भी बनवाओ। इस तरीके से वो लोग मतलब आपस में इस तरीके से उन लोगों का चलता रहता है कि किस तरीके से हम उनको बचा पाए। और लगातार इसी कसमकस के बीच में प्रतीक्षा प्रत्येक क्षण युग के समान जान पड़ रहा है और ऐसे ही बीता जा रहा है। इसके बाद ये हुआ कि दिव्या लगातार जब देख रही है कि कैसे मिला जाए, तो आपने देखा कि चौथे मास के अंत में ये समाचार आया। ये चौथे मास के अंत में है ना, महीने के अंत में आप देख रहे हैं, एक दो दिन का खेला नहीं था। चौथे मास के अंत में ये समाचार आया कि पृथुसेन ने दार्व का, जो दार्व है उसका, दार्व का आधा प्रदेश क्या कर लिया, विजित कर लिया है, आधा प्रदेश विजय कर लिया है। केंद्रस युद्ध में पृथुसेन के खड़ग प्रहार से धराशायी हो गया है और पृथुसेन भी आहत हुआ है। हालांकि पृथुसेन को भी चोटिल हुए, आहत हुए, लेकिन खुशी की बात सागल नगरी वालों के निवासियों के लिए ये है कि दार्व का आधा प्रदेश जीत लिया गया है और जो केंद्रस आक्रमणकारी था, जो भयानक स्थिति बना के रखा था, वो पीछे हट रहा है। ये सागल नगरी वालों के लिए बहुत खुशी की बात थी। और ये सारी समाज जो सूचनाएं होती हैं वो सूचना क्या है, दिव्या के पास पहुंचती है। और दिव्या जब इन सूचनाओं को सुनती है तो दिव्या अंदर से बहुत ज्यादा खुश होती है, क्योंकि अब उसे लगता है कि वो कहती है कि अब किसी भी हाल में जल्द से जल्द मतलब कि पृथुसेन मुझे आए, और जो पृथुसेन अगर आएंगे तो जो उनका अंश मतलब पल रहा है तो हम वो अंश भी मतलब उनको समर्पित पाए, अर्थात उनकी वैवाहिक स्थिति को आगे बढ़ने का एक वो मिले। और अब इन्हें ये भी लग रहा कि पृथुसेन जब आएंगे एक पत्नी का दर्जा मुझे मिलेगा और सागल नगरी में हम लोग साथ सम्मान के साथ
अब कोई जात पात का वो नहीं रह जाएगा, भेदभाव की स्थिति, क्योंकि सागल नगरी के जो जनवासी हैं वो इतने प्रसन्न होंगे प्रीतिशेन से कि हमें राजकुमार और राजकुमारी को अपनाएंगे। घटना यहीं पे ये खत्म होती है। आगे लेकिन घटना बहुत विचित्र है। आगे आपको सुनना पड़ेगा विकट वास्तव कि दिव्या की ये जो बात है क्या ये सत्य है, जैसा आपसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिव्या का चुनाव गलत था प्रेम के रूप में, या परिस्थितियां उसका ऐसा निर्माण कर दी थी कि उसको दर बदर पूरे जीवन भर फिर भटकना ही पड़ा। तो ये सारी समस्याओं का समाधान, ये सारे क्वेश्चन का आंसर तभी मिल पाएगा अभी आप विकट वास्तव, अंशुमाला, रत्न प्रभा पूरा करके जब तक दिव्या को दिव्या के रूप में अंततः नहीं देखेंगे। ये दिव्या एक ट्रांजिशन फेज, एक संक्रमण कालीन दौर से गुजरेगी। एक राजकुमारी होते हुए किस प्रकार एक वेश्या में कन्वर्ट होती है, फिर वेश्यावृत्ति से निकलकर एक संपूर्ण नारी के स्त्रीत्व में मारिस द्वारा स्वीकार की जाती, तो कुछ ये पटकथा इस प्रकार घूम के चलती। तो आपको इसके लिए पूरा इसको सुनना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, आगे क्लासेस में इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।